इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप से एक सर्कुलर साइलोस हो गया या फिर सर्कुलर सिलोस हो गया, ठीक है, इसको डिजाइन करते हैं। दोस्तों, कोई लोग इसको साइलोस बोलते हैं, ठीक है, SILOS साइलोस बोलते हैं, या फिर कोई लोग इसको सिलोस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको जो नाम अच्छा लगे आप उस नाम को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कभी इसको साइलोस भी बोल सकता हूँ और सिलोस भी बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कंटेंट कि आप किस टाइप से इसको डिजाइन करने वाले। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम अलग अलग टाइप के जो बंकर्स थे, डेट इज रेक्टेंगुलर बंकर, उसको मैं डिजाइन करना आपको बता चुका था। साथ में जो जेसन्स थ्योरी थी और जो एरिस थ्योरी थी, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। आज के इस वीडियो में मैं केवल और केवल आपसे बात करने वाला हूं कि किस टाइप से हम लोग सर्कुलर सिलोस जो हो गया उसको डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों, सारी की सारी स्टेप्स मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि डिजाइन ए सर्कुलर स्टील सिलो ऑफ 12 मीटर हाइट एंड 4 मीटर इंटरनल डायमीटर टू स्टोर सीमेंट ऑफ बल्क डेंसिटी, जो दे दिया मुझे, एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। मतलब कि फ्रेंड्स, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो गिवन डाटा सबसे पहले लिखना है, ठीक है। क्या बोला मैं कि क्वेश्चंस के अंदर जो जो भी डाटा आपको गिवन है सबसे पहले आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डाटा अगर देखेंगे तो ये गिवन डाटा है मेरे को, क्या हाइट दिया है 12 मीटर, डायमीटर दे दिया मुझे 4 मीटर, और जो गामा है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, यूनिट वेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट वेट बोलते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर गामा से डिनोट किया है। इसकी वैल्यू भी मुझे दे दी कितनी, 15.50 kg, या फिर मैं बोलूँ किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये मेरे को दिया है। फिर दोस्तों, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू भी दी गई है 25। तो ये सारे डाटा मुझे क्वेश्चंस में गिवन थे, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी, जो कि क्वेश्चन में दिया है वो हमने नोट डाउन किया। तो पहली बात क्लियर हुई। पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के जो भी गिवन डाटा है उनको आपको लिख लेना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब क्या करेंगे, जब हम कभी सर्कुलर साइलो को डिजाइन करेंगे या फिर कोई भी सिलोस जो होगा उसको डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहली जो चीज है वहां पर हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो सिलोस है हमारा वो किस टाइप का है दोस्तों, वो हमारा सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर मैं आपके सामने एक साइलो बनाता हूं, जल्दी जल्दी मान लो ये साइलो मैं आपके सामने क्रिएट किया हूं और ये कुछ इस टाइप का होगा, है ना। समझिएगा, आप, मैं समझाने के लिए आपको केवल बना रहा हूँ। और इसकी एक सेंटर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये मान लो ये मैंने इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो सिलो रहेगा हमारा, ठीक है, ये कैसा रहेगा दोस्तों, ये जो सिलो मैं आपके सामने बनाया है ये सिलोस मेरा क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा। मानो इसको ए सेक्शन बोल दिया और इसको मैं बी बोल दूंगा, तो ए सेक्शन बराबर मतलब सिमिलर होगा किसके, मेरे सिमिलर होगा मेरे बी सेक्शन के। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने क्या बोल दिया कि जो सिलोस हम लोग बनाने वाले, डिजाइन करने वाले हैं, उसको हम लोग सिमेट्रिकल मान के डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, क्या बोला गया है कि अजम्पशन क्या है। सबसे पहला अजम्पशन है दोस्तों कि हमको जो सिलोस है या फिर जो साइलोस है उसको सिमेट्रिकल मान लेना है। दूसरी बात दोस्तों, मेरे को क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको सीमेंट को स्टोर करना है। अब दोस्तों मैं जानता हूं सीमेंट जो है मेरा एक क्या है, सीमेंट हमारा फाइन मटेरियल होता है, फाइन मटेरियल होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसकी जो मीन डायमीटर रहेगी या मीन साइज जो रहेगी, मीन साइज जो रहेगी वो लेस देन क्या है, 0.06 mm है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिखा हूं कि मटेरियल जो स्टोर किया है वो सीमेंट है, हेंस हम लोग कह सकते हैं जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन इक्वल टू 0.06 mm होने वाला है। अब दोस्तों, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS कोड, तो उस IS कोड ने हमको ये टेबल दी गई है। उस IS कोड के अंदर ये बताता है दोस्तों कि अगर आपका मटेरियल कैसा है, मटेरियल आपका ग्रेनुलर है, तो उसके लिए आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए, जो कि जब मैं आपको रेक्टेंगुलर
बंकर डिजाइन करना बताया था तब एक्सप्लेन कर चुका था। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हमारा मटेरियल कैसा है, पाउडरी मटेरियल है, क्योंकि वहां पर मीन डायमीटर मेरा कितना है 0.06 mm से छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अलग अलग टाइप से मेरे को ये बातें कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। कौन कौन सी बातें हैं, अगर उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे वहां पर सबसे पहली बात मुझे कि वहां पर प्रेशर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और मुझे एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है आईएस कोड ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आपका पाउडरी मटेरियल है तो वहां पर आपको जो प्रेशर रेशियो लेना है, ठीक है, प्रेशर रेशियो लेना है जब फिलिंग कर रहे हो आप। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिलिंग के वक्त जो आपका प्रेशर रेशियो रहेगा पाउडरी मटेरियल के लिए वो 0.5 रहेगा, और जब आप साइलोस को एम्प्टी करेंगे तब इसकी वैल्यू 0.7 हम लोग लेंगे। और एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन फिलिंग के वक्त क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और एम्प्टी के वक्त भी ये 1 आता है। दोस्तों फाई क्या है, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है जो कि मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, कितना, जो मैं यहाँ पर नोट डाउन किया 25 डिग्री। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि जो कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें थी जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो डाटा है, ये जो डाटा है हमको आईएस कोड से उठा रहे हैं हम लोग, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर डाटा दिया गया है। दोस्तों कौन सा कोड यूज होता है और जो कोड है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी अब बात करने वाला हूँ कि किस टाइप से। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे एम्प्टी और फिलिंग, एम्प्टिंग एंड फिलिंग, ये क्या चीज है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से आपको एक यहाँ पर साइलोस बना के बताता हूँ। मैंने मान लो ये कोई साइलो आपके सामने में तुरंत डिजाइन कर रहा हूँ, इस टाइप का कुछ साइलोस था या फिर सिलोस था, जो भी आप कह दें यार इसको। ठीक है, और इसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो क्या होगा ना, ये मैं ना एक नॉर्मल सा बोल सकता हूँ क्या बना दिया मैंने, एक साइलो बना दिया। अब आज साइलो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इसके अंदर कुछ मटेरियल मैंने फिल किया होगा। ठीक है, मटेरियल दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि इसके अंदर सीमेंट होगा। तो सीमेंट होगा तो दोस्तों अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से मैंने इसके अंदर क्या किया, फिलिंग किया होगा, ये फिलिंग की होगी मैंने यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको क्या करूंगा, एम्प्टी करूंगा। ये बेसिक सी बात। तो दोस्तों जब इसको मैं फिलिंग करूंगा, तो फिलिंग कर रहा हूं अगर मैं इसको, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मटेरियल है इसके बीच में और ये जो वॉल है हमारी, इनके बीच में एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा या फिर जो एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन रहेगा, इस वॉल फ्रिक्शन के एंगल को अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ से लिख देता हूँ क्या, ये यहाँ पर जब फिलिंग कर रहा हूँ इसको मैं डिनोट करूंगा फाई डैश, अगर एफ लिखूंगा तो फिलिंग बताएगा, और अगर मैं फाई डैश ई लिख दूंगा तो ये मेरे को एम्प्टी बताएगा। एफ मतलब फिलिंग वाला केस और ई मतलब एम्प्टी वाला केस। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी मैंने सफिक्स के अंदर ई लिखा है मतलब एम्प्टी और एफ लिखा है मतलब फिलिंग। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जल्दी से जो डाटा है इसके बारे में। तो दोस्तों जो डाटा है उसको फटाफट अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन जब आप एम्प्टी करेंगे तो आपको जो फाई डैश ई है इसकी वैल्यू 1 के बराबर लेनी है, जो कि मेरी 25 आ जाएगी, क्योंकि ये टेबल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस टेबल के अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से डाटा हमने किस टाइप से लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। तो इसी टेबल से उठा के हमने ये सारे जो वैल्यूज है यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। एम्प्टी के लिए आपको 1 लेना है और फिलिंग के लिए आपको यहाँ पर भी क्या लेना है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 1 लेकर चलना है। ठीक है, दोनों के लिए सेम वैल्यू यहाँ पर आने वाली। फिर नेक्स्ट हमने बात कर ली एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन की। अब मैं बात करता हूँ प्रेशर रेशो की। तो प्रेशर रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, तो फिलिंग के वक्त मैं यहाँ पर प्रेशर रेशो को के से डिनोट करता हूँ, और के एफ बोल दिया मतलब कि ये प्रेशर रेशो कब का है, फिलिंग करते वक्त का। ठीक है, तो फॉर फिलिंग के एफ की वैल्यू आपको इतनी ले लेनी है, और जब टैंक आप खाली करेंगे या साइलोस जब आप खाली करेंगे तो यहाँ पर के एग्जिट की जो वैल्यू है या के एम्प्टी की जो वैल्यू है आपको 0.7 ले लेना। ये आईएस कोड के अंदर डाटा दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही फर्दर अगर बात करें दोस्तों एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन, या फिर मैं बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल फ्रिक्शन, मतलब कि जब मैं कभी इसको यहां से डाल रहा हूं
ठीक है, मटेरियल इसके अंदर फिल करूंगा तो ये जो हमारी साइलोस की वॉल है, वॉल्स ऑफ साइलोस, साथ में जो मटेरियल है, इस मटेरियल के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो वो यहीं पर बोला है एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑन द वॉल ऑफ द साइलोस, या फिर मैं बोलूं इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्या, मटेरियल एंड वॉल। ठीक है, उसको हमने म्यू से डिनोट किया है। तो यहां से आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, म्यू डैश एफ, एफ मतलब फिलिंग के वक्त, फॉर फिलिंग के लिए 10 फाई डैश एफ, जो फाई डैश हमने निकाला है यहां से देखेंगे आप, फाई डैश एम्प्टी के केस में इतना आया था और फिलिंग के केस में फाई डैश एफ इतना आया था। तो इसकी वैल्यू आप सीधे सीधे यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से म्यू डैश एफ आपको मिल जाएगा और यहाँ से म्यू डैश ई आपको मिल जाएगा। मतलब कि एम्प्टी करते वक्त आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना मिलेगा, दैट इज यहाँ से 1025, जिसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। और जब आप फिलिंग करेंगे तब आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा बिटवीन मटेरियल एंड वॉल्स आपको इतना मिलेगा, दैट इज 10 फाई एफ डैश, जो एफ और जो आएगा उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। तो अभी तक जो भी बातें मैंने आपके सामने करी है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको फिर से आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ। मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको दोस्तों, सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिख देना है। गिवन डाटा जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपको कुछ अजम्पशन लेना है। अजम्पशन में क्या लेना है दोस्तों, आपको अजम्पशन के अंदर लेकर चलना है कि जो साइलोस है वो हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए। फिर जो मटेरियल स्टोर्ड है उसके हिसाब से हमको फर्दर कैलकुलेशन करनी है। ये टेबल हमको आईएस कोड के अंदर दी गई है। अगर ग्रेनुलर मटेरियल है तो आपको प्रेशर रेशियो की ये वैल्यू कंसिडर करना है और एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन की ये वैल्यू कंसिडर कर चलना है। अगर पाउडरी मटेरियल है तो ये वैल्यूज आपको कंसिडर करना होगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या बोलते हैं, आगे हम बात किए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो भी वैल्यूज है किसकी, डेट इज हमारे वॉल फ्रिक्शन की, प्रेशर रेशियो की, या फिर हमारा फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल्स एंड मटेरियल, उनको हमने कैलकुलेट किया है। तो ये सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या आपको अब नहीं आएगी। अब दोस्तों आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने पर हमको कुछ और डाटा की जरूरत लगती है, उन डाटा को देख लेते हैं, देन इस वीडियो को कंटिन्यू में हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को सीधी सिंपल सी भाषा में हमारी बोला गया है कि आर से इसको डिनोट किया जाता है, और आर बराबर मैंने लिखा है क्या, एरिया अपॉन पेरीमीटर। और जैसे कि आप जानते हैं सर्कुलर साइलोस है, ये इस टाइप का कुछ हमारा साइलोस है ना, या सिलोस है। तो इसका जो एरिया रहेगा, एरिया हमारा आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और पेरीमीटर जो रहेगा दोस्तों, इसका पेरीमीटर कितना आता है, पाई डी होता है, ये आपको मालूम होगा। तो पाई डी से मैं कर दूंगा, तो सीधे सीधे यहाँ पर जो आर की वैल्यू है मेरी डी बाय 4 आ जाएगी, और डी की वैल्यू मेरे को 4 बाय 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके बताई है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है उसको हमने आर से डिनोट किया है, वो होता है हमारा एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया आप जानते हैं सर्कुलर साइलोस है या फिर सर्कुलर साइलोस है, तो उसके लिए एरिया हमारा इतना आ जाएगा, उसका पेरीमीटर इतना होता है। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 मीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो बेसिक सी बात हो गई। अब हमको फर्दर आगे की अगर बात करनी है तो आगे की बात के लिए हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास दोस्तों यहाँ पर हमको एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है, वो है हम किसको क्या बोलेंगे, जेड नॉट बोलते हैं। जेड नॉट दोस्तों निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर अपॉन में म्यू डैश और के, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे। अगर मेरे को जेड नॉट एम्प्टी के केस में निकालना है तो इसको मैं लिख सकता हूं आर अपॉन म्यू डैश एम्प्टी इंटू के एम्प्टी। क्लियर है। वहीं अगर इसको मेरे को फिलिंग के केस के निकालना है तो जेड नॉट एफ फिलिंग के लिए इसको मैं लिखूंगा आर अपॉन म्यू डैश फिलिंग इंटू के फिलिंग। दोस्तों ये फॉर्मूलेस भी आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड की पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर ले और एक बार देख ले। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाटा भी मेरे क्या है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, जेड नोट
ई निकाल देंगे, ई मतलब एम्प्टी, एफ मतलब फिलिंग। जब आप साइलोस को खाली करेंगे तो उस वक्त आपको Z0 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। आप R की वैल्यू निकाल लिए 1 मीटर, तो R की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। म्यू डैश एग्जिट की वैल्यू हम लोग निकालें, डेट इज म्यू डैश एग्जिट या फिर एम्प्टी की वैल्यू इतनी आई थी, वो मैंने पुट किया। और के ई के एम्प्टी की वैल्यू टेबल में मैं आपको बताया था, डेट इज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो के एम्प्टी की वैल्यू कितनी है, के एम्प्टी की वैल्यू हमारी 0.7 है। उनको पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ से Z0 एम्प्टी की वैल्यू मिल जाएगी 3.06। ठीक है, ऐसे ही आप Z0 फिलिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं R अपॉन म्यू डैश एफ इंटू के एफ से। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप म्यू डैश एफ की वैल्यू, तो वही है 0.4663 इंटू 0.5 कर देंगे। के एफ क्या है 0.5 है हमारा, इसमें से देखेंगे आप तो ये आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब प्रेशर रेशियो जब आप फिलिंग करेंगे तब उसको आपको 0.5 ले लेना है। किसके केस में, पाउडरी मटेरियल के केस में, जब आपकी साइज 0.06 mm से छोटी होगी तब। ठीक है, यहां तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हो। अब फ्रेंड्स यहां से एक चीज अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं तो मेरे ख्याल से वो कंक्लूजन आपको बहुत अच्छा लगेगा। बोलेंगे सर ये भी कोई बताने वाली बात है। अगर मैंने बोला जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेशियो कैलकुलेट करूंगा और रेशियो मेरा होता है H अपॉन Z0, इसकी मेरे को आगे जरूरत लगने वाली। ठीक है, ये रेशियो में ना कुछ है, मानो इस रेशियो को मैंने M बोल दिया। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे कि अगर Z0 की वैल्यू ज्यादा है तो आपका M कम आएगा। वहीं अगर मैं H अपॉन Z0 की बात करूं और इसको फिर से M बोल दूं, अगर Z0 की वैल्यू मेरी कम है तो आपका M रेशियो ज्यादा आएगा। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जब मेरी Z0 की वैल्यू कम रहेगी तब मुझे ये जो रेशियो है H बाय Z0 का वो ज्यादा मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है, तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि Z0 एग्जिट के केस में, क्या बोला, Z0 एग्जिट बोल दो या फिर Z0 एम्प्टी बोलो, जब मैं एम्प्टी करूंगा तो उस केस में जो Z0 की वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या कम मिलेगी। हेंस मैं कह सकता हूं कि जो रेशियो रहेगा H अपॉन Z0 का वो मुझे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं वह केस कंसिडर करूंगा जिसके अंदर हमारा M जो है H अपॉन Z0 ज्यादा रहेगा। उसके केस में हमारा जो साइलोस है उसके फेल होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर करके चलें। ठीक है, तो मतलब कि अब मेरे को कैलकुलेशन करूंगा मैं किसके लिए, इसके लिए फर्दर कैलकुलेशन करने वाला। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मेन कैलकुलेशन हम लोग अब करने वाले हैं, डेट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे और स्टेप फर्स्ट से हम लोग जितनी भी स्टेप है सारी धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे और ये जो क्वेश्चन है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ बस बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, स्टेप है दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रेशर। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं P हॉरिजॉन्टल, डेट इज इसको मैंने डिनोट किया है, तो P हॉरिजॉन्टल है एंड P वर्टिकल है। तो ये दोनों मैंने जेसन्स थ्योरी में आपको बताया था। जेसन्स थ्योरी को मैं जेटी बोल रहा हूँ, तो जो जेसन्स थ्योरी है या फिर जेसन्स थ्योरी उसके अंदर मैं आपको निकालना बताया था। क्या एक्सप्रेशन है वो मैं आपको अगर बताऊं तो P हॉरिजॉन्टल का मेरा पास जो फॉर्मूला था वो था यूनिट वेट R अपॉन ऑफ म्यू डैश एग्जिट 1 माइनस ई की पावर माइनस H अपॉन Z0, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मैं कहां से निकाला था दोस्तों, ये मैं निकाला था जेसन्स थ्योरी से। वहीं अगर मेरे को P वर्टिकल निकालना है तो मैं P हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय K F कर दूंगा, तो मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, मुझे वर्टिकल प्रेशर भी देखने को मिल जाएगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल डिराइव करके बताया हूं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात क्या है, तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर बना के बता देता हूँ। मानो ये मेरा क्या है, सिलोस है। इस सिलोस को मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है या डिजाइन करना है। इसके लिए अब मैं आपको एक बार एक स्टेप बता देता हूँ, देन उसके बाद में सारी की सारी स्टेप सिमिलर होने वाली है। ठीक है, तो एक स्टेप में आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मानो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको देखिएगा। ठीक है, यहाँ से टॉप से इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक, टॉप से तो इस पॉइंट तक ये जो दूरी है मेरी, मेरे को इस लेवल तक क्या करनी है दोस्तों, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये मेरा क्या है, ये टॉप था, टॉप से मेरे को 3 मीटर नीचे पर कैलकुलेशन करनी, मतलब मेरे को इस पॉइंट पर कितना मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, है ना, कितना मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इधर की साइड मेरा P हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा होगा, इधर की साइड में मेरा P हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा होगा, और नीचे की साइड मेरा P वर्टिकल एक्ट कर रहा होगा। तो मुझे P हॉरिजॉन्टल और P वर्टिकल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये साइलो है हमारा पूरा, ये कितना है दोस्तों, 12 मीटर इसकी मेरे को हाइट दी गई है ना। तो आप समझ लीजिएगा इसको। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहला केस लेता हूँ, एट 3 मीटर फ्रॉम द टॉप, मतलब कि टॉप से 3 मीटर नीचे की मैं बात करता हूँ। तो उसके लिए क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं h अपॉन जेड नोट ई का रेशियो निकालूंगा। h की वैल्यू मेरे को 3 मीटर दिया है, h क्या हो गया मेरा, h यहाँ पर 3 मीटर हो गया, मतलब कि टॉप से मेरे को डिस्टेंस लेकर चलना है, ठीक है। और z नोट ई की वैल्यू में आपके लिए निकाले हैं हम लोग, z नोट ई की वैल्यू यहाँ पर निकाले जो कि 3.06 आई। उसको जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। अब क्या करना है दोस्तों, इस वैल्यू को आपको सीधी सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस वैल्यू को आपको जो जेनसन्स थ्योरी से हमने जो चीज निकाली थी, डेट इज ये इक्वेशन जेनसन्स थ्योरी से हमको देखने को मिली थी, क्या पी ओरिजेंटल बराबर गामा आर अपॉन म्यू डैश ई 1 माइनस ई की पावर माइनस एच अपॉन जेड नोट ई। तो यहाँ से आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेट इज गामा की वैल्यू, यूनिट वेट की वैल्यू में आपको बताया सीमेंट के लिए 15.5 होती है, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। आर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है, सॉरी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, वो 1 मीटर है, उसको भी आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे यहाँ पर, और म्यू डैश ई की वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, वो भी यहाँ पर पुट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। पी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आपको मिली 20.752 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताया था कि P वर्टिकल क्या हो जाएगा मेरा, P हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय KF कर देंगे, डेट इज प्रेशर रेशियो से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपको वर्टिकल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। वर्टिकल प्रेशर आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि प्रेशर रेशियो क्या होता है इनडायरेक्टली अगर मैं बताऊं, KF डेट इज प्रेशर रेशियो मेरा होता है P हॉरिजॉन्टल अपॉन P वर्टिकल। रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर टू द वर्टिकल प्रेशर इज नोन एज व्हाट, प्रेशर रेशियो। तो यहाँ से हम वर्टिकल प्रेशर निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल प्रेशर का जस्ट डबल आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर रेशियो की वैल्यू मेरी 0.5 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ और लिखा भी हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्या हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक दिख जाए, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपके लिए नोट्स बना रहा था तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने की हो। आपका मेजर फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझने पर, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। वैसे चांसेस है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अगर बाई चांस फिर भी हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है ना। और आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला अभी तक कि टॉप से 3 मीटर, ठीक है, टॉप से 3 मीटर के लिए मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता दिया। अब मैं आपको टॉप से 6 मीटर पर कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि मेरे को टॉप से 6 मीटर के लिए वर्टिकल प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग बात करते हैं। तो जब आपने क्या बोला, फ्रॉम अट 6 मीटर फ्रॉम द टॉप से 6 मीटर के लिए मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो h अपॉन जो z नॉट e है इसकी वैल्यू में निकाल दूंगा। तो h की वैल्यू इस बार मेरे लिए 6 मीटर है, 3.06 मीटर है, तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो 1.96 आ जाएगा। ये आपकी h अपॉन z नॉट की वैल्यू आ गई। आपको इस एक्सप्रेशन में इसको वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे p हॉरिजॉन्टल के लिए, तो होता है मेरा क्या, गामा r अपॉन म्यू डैश e, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है आपका 1 माइनस ई की पावर माइनस एच अपॉन जेड नॉट ई, इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, ये 1.96 आप पुट कीजिएगा माइनस के साथ, आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से पी हॉरिजॉन्टल आपको मिल जाएगा 28.5 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये किस टाइप से हमने इसको किया है, तो आप इसको एक बार जरूर करके देखना, है ना। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और दोस्तों ये पूरी की पूरी पीडीएफ हमारे वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक
मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो 6 मीटर टॉप से 6 मीटर के वहां तक भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर कैलकुलेट करना बता दिया है, ठीक है। सिमिलर वे में दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है क्या आपके लिए कि सिमिलरली हम लोग प्रेशर निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट 9 मीटर पे और वर्टिकल प्रेशर 9 मीटर पे टॉप से, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्रेशर एट 12 मीटर और वर्टिकल प्रेशर एट 12 मीटर। मतलब कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर मैंने ये 6 मीटर पे हम लोगों ने निकाल दिया। अब बारी आती है दोस्तों 9 मीटर की, ठीक है। तो ये मेरा 9 मीटर वाला सिनेरियो यहाँ पर हो जाएगा। आपने क्या बोला, ये 9 मीटर पे आपने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी होगी। 9 मीटर के बाद दोस्तों हमको 12 मीटर पे भी करना है। तो ये लो, ये हमने किसके लिए कैलकुलेशन कर दी यहाँ पर, ये हमने 12 मीटर के लिए कैलकुलेशन कर मारी, ठीक है। और वो सारी कैलकुलेशन में यहाँ पर आप देखेंगे, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां से ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, ये सारी वैल्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। डेट इज पी हॉरिजॉन्टल, पी वर्टिकल 9 मीटर पर, पी हॉरिजॉन्टल 12 मीटर पर और पी वर्टिकल 12 मीटर पर। ये कैलकुलेशन करके भी मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन मैंने करी है, लेकिन इनको मैं यहाँ पर डिक्टेट नहीं करूंगा, फिर टाइम वेस्टेज है, ठीक है, किसका, आपका। इसलिए ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। किस टाइप से कैलकुलेशन आप करेंगे अगर मैं आपको बताऊं, तो सिमिलर फैशन में जो मैं आपको 6 मीटर के लिए बताया हूं और यहाँ पर 3 मीटर के लिए जो कैलकुलेशन में बताया उसी टाइप से आपको कर लेना है। सीधे सीधे आपको सबसे पहले क्या करना है, H/Z0 E की वैल्यू आपको निकाल लेना है और वहां पर जो P हॉरिजॉन्टल प्रेशर का एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपको डाल देना है। दोस्तों ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको IAS कोड के अंदर दिया गया, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जो कि हमको आगे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा ही मदद करने वाला है या जरूरत लगने वाली रहेगी उसकी, ठीक है। तो वो क्या है कि आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो पी हॉरिजॉन्टल है, क्या क्या बोला, क्या ऑब्जर्व करेंगे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो पी हॉरिजॉन्टल है और जो पी वर्टिकल है, हमारा मैक्सिमम देखने को मिला है कहाँ पर, 12 मीटर पर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टॉप से तो 12 मीटर नीचे मुझे पी हॉरिजॉन्टल भी मैक्सिमम मिलेगा और पी वर्टिकल भी मुझे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि hence from the above calculation it is clear that horizontal pressure is maximum at 12 मीटर from the top। that is सीधी सी बात है, ये साइलो से या जो सिलो से इसके टॉप से आपको 12 मीटर के नीचे पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम पी मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। क्लियर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आगे की बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब दोस्तों हुप्स टेंशन की हम बात करेंगे। तो हुप्स टेंशन जो होती है, क्या बोलते हैं, हुप्स टेंशन जो रहेगी मेरी, हुप्स टेंशन क्या होती है, हुप्स टेंशन दोस्तों P मैक्सिमम बोल दो, प्रेशर मैक्सिमम इनटू डायमीटर बाय 2। तो प्रेशर मैक्सिमम कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम प्रेशर मेरा आया 32.58 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, और डायमीटर की वैल्यू 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे आप, तो यहाँ से सीधे सीधे 65.16 न्यूटन पर mm आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर मेरा होता है न्यूटन अपॉन mm, क्योंकि किलो न्यूटन का 10 की पावर 3 इंटू आप न्यूटन करेंगे, नीचे mm स्क्वायर है, तो mm स्क्वायर के लिए आप क्या करने वाले, mm को आपको मीटर स्क्वायर जो है, मीटर सॉरी यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन mm बराबर है, तो आपको इसको किलो न्यूटन को आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन, और 1 मीटर में कितने आपको होते हैं, 1000 mm होता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे आपके न्यूटन mm मिल जाएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन mm एक ही चीज है, ठीक है, सेम हो जाता है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो जाएगी। इसी टाइप से आप क्या कर लेना है, यहाँ से आपको हुप्स टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। हुप्स टेंशन PD/2 यहाँ से आपको निकल कर आ जाएगी 65.16 न्यूटन पर एम। क्लियर हुई यहाँ तक की बात है। अब दोस्तों आगे की बात हम लोग करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, डेट इज डिजाइन ऑफ वॉल प्लेट। मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं क्या, तो ये आपका क्या है, मैं अगर टॉप व्यू आपको बता रहा हूँ सर्कुलर साइलोस का टॉप व्यू, और यहाँ पर भी एक छोटा सा सर्कल रहेगा, टॉप व्यू बता रहा हूँ। तो दोस्तों जिस प्लेट से ये हमारा पूरा का पूरा ये बढ़ना है,
इस प्लेट की आपको क्या करना है, इस प्लेट को भी डिजाइन करना है, ठीक है ना। मानो कि जैसे कोई आपने पानी पीने वाला ग्लास होता है, तो उस पानी पीने वाले ग्लास की जो साइड होती है, उस साइड किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है। तो यहाँ पर साइलोस के केस में या फिर सिलोस के केस में उस मटेरियल को या वो जो वॉल है, वॉल प्लेट को हम लोगों को सॉरी डिजाइन करना है, ठीक है। तो उसकी बात अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो ये स्टेप 2 है हमारी। तो सबसे पहली बात कि मानो क्या क्या मानो कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरा क्या था, साइलोस था। तो यहाँ पर जो ये प्लेट यूज की गई होगी, ये प्लेट जो यूज की गई होगी, इस प्लेट की थिकनेस जो है, थिकनेस मैं मान लेता हूँ 8 mm की होगी। अज्यूम किया जैसे कि यहाँ लिखा है लेट द थिकनेस ऑफ वॉल प्लेट इज व्हाट 8 mm, ठीक है। यहाँ पर हुप स्ट्रेस आपने निकाल लेते हैं। हुप स्ट्रेस क्या होती है, हुप्स टेंशन अपॉन थिकनेस। हुप्स टेंशन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं। हुप्स टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ से मिली है 65.16, है ना। तो 65.16 हुप्स टेंशन की वैल्यू हमने निकाल दी है। इसको थिकनेस से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी। एंड हुप स्ट्रेस की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 8.145, जो कि यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो हुप्स टेंशन और हुप स्ट्रेस दोनों मैंने आपको निकाल के बता दिया। अब आगे अगर बात करें दोस्तों टोटल वर्टिकल लोड। अब अगर आप यहां से गौर से देखिएगा फिर से, अब मेन मुद्दे की बात है। मेन मुद्दे की बात है कि टोटल वर्टिकल लोड, ये जो साइलोस है हमारा, इसके ऊपर कितना टोटल वर्टिकल लोड आ रहा होगा, ठीक है। कितना इसके ऊपर वर्टिकल लोड आ रहा होगा, उसकी अगर हमको बात करनी है तो उस लोड को हम लोग किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। छोड़ो यार, डायरेक्ट बना दो, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मेरा क्या है, साइलोस है। और इसका अगर टॉप व्यू आपको बना के बताऊं तो ये टॉप व्यू टॉप से कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा, जिसका अगर ये इस टाइप से दिख रहा होगा, जिसका डायमीटर की वैल्यू की अगर बात करें तो उसको डी बोल दिया है और ये 4 के बराबर मुझे दिया है। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा इसका एरिया सीधे सीधे, ठीक है। तो टोटल वर्टिकल लोड जो रहेगा दोस्तों वो मेरा किस टाइप से आएगा, वो आ जाएगा मेरा यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, है ना। यूनिट वेट दोस्तों किसका, मटेरियल का, मटेरियल इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मेरे एरिया इंटू लेंथ कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिट वेट एरिया की वैल्यू अगर मैं बात करूं पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर आप कर दीजिएगा, इंटू लेंथ दोस्तों, लेंथ कितनी है मेरी 12, डेट इज हाइट मेरे को दी है। गामा की वैल्यू आप सीधे सीधे पुट करेंगे, कितना दोस्तों मेरे को क्वेश्चन में दिया है 15.5, पाई इंटू डी की वैल्यू आपको 4 दिया है, 4 स्क्वायर बाय 4 इंटू आप 12 करेंगे तो यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना क्या मिल जाएगा, इतना टोटल वर्टिकल लोड मिल जाएगा, डेट इज PV1, जो कि ऊपर से नीचे लग रहा है, किसकी वजह से, मटेरियल की वजह से। मतलब सिंपल सी भाषा में बोलूंगा, इसके अंदर जो भी हमारा सीमेंट स्टोर है, क्या बोला, सीमेंट की वजह से जो टोटल वर्टिकल लोड आया वो हमारा इतना आ गया। और किस टाइप से निकाले वो मैं आपको बता दिया हूँ कि यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम करूंगा। यूनिट वेट मुझे दिया है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया कौन सा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया मेरे को ले लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये एक सिलेंडर टाइप का है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हमको बात करनी है, अभी तक इस सेक्शन को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं यहाँ तक, तो इसके अंदर कितना मटेरियल रहेगा वो हमने इस टाइप से निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके अंदर, इसके अंदर जो भी मटेरियल स्टोर्ड है उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है कि 2337 से आपको टोटल वर्टिकल लोड मिल गया। क्लियर है। अब अगर बात करें दोस्तों पूरा का पूरा हम लोग नीचे से, अब P112 मतलब कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की वैल्यू प्रेशर इंटू एरिया कर सकते हैं। तो जो वर्टिकल प्रेशर है 12 मीटर पर, मतलब कि मैंने यहाँ पर जब आपको कैलकुलेट करके बताया तो यहाँ से आप देखेंगे P वर्टिकल जो 12 मीटर पर है टॉप से, वो इतना कुछ आ रहा है। इसमें अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पाई बाय 4 डी स्क्वायर से, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा, डेट इज वर्टिकल फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो था मेरा P12 पर था, डेट इज ऊपर से 12 मीटर नीचे हमारा जो वर्टिकल प्रेशर लग रहा था उसको हमने इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो वहां से आंसर मुझे मिला 818.86 किलो न्यूटन, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, मटेरियल जो है, मटेरियल हमारे ऊपर के ऊपर या फिर जो साइलोस है उसके ऊपर
कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा तो उसकी वजह से नीचे से भी वो कुछ रिएक्शन फोर्स देगा, रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, वही यही है हमारा। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे लग रहा था, ये नीचे से ऊपर लग रहा था, तो नेट वर्टिकल लोड निकालेंगे साइड वॉल पर, वो कितना जाएगा, पी वर्टिकल दैट इज पीवी से डिनोट करता हूँ, P1 माइनस P2 कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1518.48। क्लियर हुई ये बात? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि नेट वर्टिकल लोड मैंने निकाल दिया है साइड वॉल पर, और वो कितना आया है, वो निकल कर आया मेरा 1518.48। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे अब हम लोग बात करेंगे, आगे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अब हमको क्या करना है, ये तो हमने किसका निकाल दिया, ये निकाल दिया है किसकी वजह से दोस्तों, जो कि हमारा मटेरियल है उसकी वजह से। अब हमने अज्यूम किया है कि अज्यूम्ड वेट ऑफ सिलो या फिर साइलोस इंक्लूडिंग स्टीफनर, उसका वेट हमने इतना अज्यूम कर लिया 0.80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये इतना हमने अज्यूम किया है, हमको सेल्फ वेट चाहिए, तो इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। डेट इज ये मेरे को दिया है, ये अज्यूम किया है, इसका एरिया से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो पाई पाई डी और लेंथ, ठीक है, पाई डी एल, इससे मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमको किलो न्यूटन में यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलर वे में दोस्तों, है ना, तो पाई डी एल मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा में इसके एरिया से नहीं, सॉरी, ये जो है अगर आप देखेंगे, एक मिनट के लिए मैं आपको बना के बताता हूँ कि ये कुछ इस टाइप से क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा होगा, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो ये एक सिलेंडर शेप में है, सिलेंडर शेप में है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसका सर्कमफेरेंस पाई डी एल है और लेंथ एल है, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। आप इसमें आपका सरफेस एरिया से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेट इज इसका जो अज्यूम्ड वेट दिया है हमको, तो वहां से हमको सेल्फ वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट क्या बोला, 0.8 इंटू पाई डी की वैल्यू 4 इंटू लेंथ हाइट फिर 12 है, तो यहाँ से सीधे सीधे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही जो लाइनिंग है दोस्तों, लाइनिंग फॉर थिकनेस उसका इतना हमने अज्यूम किया है 1.20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको भी पाईडीएल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। और हमने माना कि जो सेल्फ वेट है कवर का, क्योंकि फ्रेंड्स जो आप साइलोस या फिर जो सिलोस बना रहे हैं, सिलोस को आपको ऊपर से ढकना पड़ेगा, तो ऊपर से ढकने के लिए मान लो ये इसका केप है जहां पर आपको सिलोस को ढकना है, इसका डायमीटर भी डी है ना, तो इसको ढकने के लिए आपने इसको 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माना। ये डाटा दोस्तों आपको सारा आईएस कोड के अंदर दिया गया। ठीक है, तो आपने इसको इतना माना है, तो ये इतने एरिया में कितना खर्च होगा, डेट इज पाई बाय 4 इंटू 4 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 4 कर देंगे, तो यहाँ से आपका सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा, आपको 50.26 सेल्फ वेट आ गया किसका, हमारे टॉप कवर का। नाउ वर्टिकल लोड पर एमएम पेरीफेरी, तो जो ये है आपका सिलो से, तो ये पूरी क्या है, इसकी पेरीफेरी है। पेरीफेरी मतलब पाई डी बोल दूंगा, सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर होती है, जिसको हम लोग डी के फॉर्म में पाई डी बोलते हैं। तो पर एमएम में कितना लगे, मतलब कि सीधे सीधे मेरे को क्या कर देना है, मेरे को कर देना है यहाँ पर टोटल लोड, क्या बोल देना है, टोटल लोड डिवाइडेड बाय पाई डी कर दूंगा, तो मुझे यहाँ से न्यूटन पर एमएम में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल लोड कर देंगे जो भी, जैसे दैट इज वर्टिकल लोड जो आया 1518.48 प्लस सेल्फ वेट, है ना, सेल्फ वेट किसका आ गया हमारा, सेल्फ वेट ऑफ साइलोस, साथ में 180 पॉइंट ये जो आया सेल्फ वेट ऑफ हमारी लाइन की वजह से, लाइनिंग जो होती है, और फिर ये हमारा जो टॉप कवर हो गया उसकी वजह से, इन सबको पाई डी से आप डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 148.83 आपका आंसर मिल के आ जाए। ठीक है, मतलब कि सीधी सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं, इतना वैल्यू हमको मिल गया किसका, वर्टिकल लोड पर एमएम पेरीफेरी का। ठीक है, कितना, 148.83। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल सकते हैं, जो भी डब्ल्यू आया उसको थिकनेस प्लेट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यूनिट से देखिएगा आप, न्यूटन पर एमएम है, इसको अगर फिर से आप क्या करेंगे, एमएम से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि हमारी किसकी यूनिट होती है, स्ट्रेस की या फिर प्रेशर की। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेना है, क्या करना है, डब्ल्यू जो कि आपने यहाँ पर निकाला है उसको डिवाइड कर देना थिकनेस ऑफ प्लेट से, जो कि हमने 8 mm अज्यूम करी थी, यहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा, डेट इज 18.604 न्यूटन पर mm कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, अब
यहाँ तक की बात क्लियर होती है। आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, अब आगे ये बात करेंगे कि जो पॉइजन्स रेशियो है म्यू की वैल्यू आपको 0.3 क्वेश्चन में दी रहती है, नहीं तो आपको अज्यूम करनी है या फिर आईएएस बोर्ड के अंदर आपको दी गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको निकालना है, तो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए आपको एक तो 18.60 निकल कर आई है, साथ में म्यू इंटू हुप्स टेंशन या हुप्स सिग्मा हुप्स स्ट्रेस जो रहेगी उससे आपको कैलकुलेट करनी है। तो 18.60 प्लस म्यू की वैल्यू 0.3 इंटू सिग्मा हुप्स जो है इसकी वैल्यू 8.145 हम लोग बहुत पहले कैलकुलेट किए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 21.04 आएगी, जो कि बहुत छोटी है 0.66 ऑफ एफ ऑफ वाई से, और 0.66 इंटू 250 अगर आप करेंगे तो यहाँ से 99 वैल्यू आएगी, जिससे छोटी है, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, सेफ। क्योंकि जो हमारी टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आ रही है किसके ऊपर, जो साइलोस है उसके ऊपर, वो कम है, जो कि हमको कोड में बताया गया है, दैट इज अलाउबल स्ट्रेस से। मतलब हमारा जो अभी तक जो हमने डिजाइन करी है वो हम अच्छी की है, सेफ जोन की डिजाइन की है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टेप 2 हमारी कंप्लीट होती है। स्टेप 2 के अंदर मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, जो कि मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि मैंने स्टेप 2 के अंदर आपको क्या क्या बताया है। तो दोस्तों स्टेप 2 के अंदर हमने क्या क्या बात करी है वो आपको मैं एक बार बताता हूँ शुरू से। ये देखो, स्टेप 2 के अंदर हमने किसकी बात करी, स्टेप 2 के अंदर हमको डिजाइन करना था, क्या, डिजाइन ऑफ वॉल प्लेट। वॉल प्लेट के लिए हमने 8 mm थिकनेस अज्यूम करी थी। उसके बाद हमने वर्टिकल लोड कैलकुलेट किया, क्योंकि जो ये वर्टिकल लोड जो है ये हमारा किसकी वजह से, मटेरियल की वजह से है। मटेरियल की वजह से हमने कैलकुलेट किया दोस्तों। फिर हमने यहाँ पर जो प्रेशर बराबर फोर्स इंटू प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया लगा के, ठीक है, वहां से ये चीज कैलकुलेट करी है, डेट इज PV2 किया है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फिर नेट वर्टिकल लोड हम लोगों ने निकाला साइड वॉल के ऊपर। देन उसके बाद हमने कुछ सेल्फ वेट अज्यूम किया, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के अंदर दिए जाते हैं, और यहाँ से फिर हम लोगों ने टोटल वेट कैलकुलेट किया, जो कि इन सब वेट को जोड़ने पर आता है, और उसको डिवाइड कर दिया सरकमफेरेंस से, जिससे कि हमको न्यूटन पर mm में टोटल वर्टिकल लोड देखने को मिल गया। मतलब कि ये जो सर्कुलर साइलोस होता है इसकी पेरिफेरी पर हमको पर mm के हिसाब से लोड देखने को मिला है। ठीक है, फिर हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल दिया, वो किस तरह से कि टोटल लोड अपॉन थिकनेस किया, दैट इज टोटल लोड पर mm पेरिफेरी डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ प्लेट किया, तो हमको यहाँ से कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलेगी, जो कि इतनी कुछ आ रही होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है ये। फिर हमको अज्यूमिंग बोला है हमने कि म्यू की वैल्यू 0.3 मैंने अज्यूम किया है, और वहां से टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करी है, और जो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है मेरी वो लेस देन आ रही है मेरी परमिसिबल स्ट्रेस बोल दूं या फिर अलाउबल स्ट्रेस बोल दूं, जो कि मेरी 99 है, डेट इज 0.66 एफ ऑफ वाई, उससे छोटी आ रही है। मतलब कि मेरा क्या है, मैंने जो डिजाइन करी है अभी तक वो सारी की सारी डिजाइन मेरी सेफ। ठीक है, यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई हो। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है, तो इस चक्कर में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है कि प्रोवाइड ISA इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपका वो प्रोवाइड कराना है। ISA 65 by 6 mm हॉरिजॉन्टल स्टीफनर एट 1.5 mm स्पेसिंग टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द प्लेट। जो प्लेट आप लोग लगा रहे हैं दोस्तों, उसको बकलिंग से बचाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, 65 by 6 mm का एक स्टीफनर प्रोवाइड कराना है। जबकि क्या, उन स्टीफनर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर होना चाहिए। मतलब कि एक अगर स्टीफनर आपने यहाँ लगाया है तो दूसरे स्टीफनर के बीच का इनकी जो गैप रहेगा वो 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे डिजाइन ऑफ 2 तक हम लोगों ने डिजाइन कर लिया था कि किस टाइप से हम लोग जो हमारा सिलोस है या फिर जो साइलोस है इसको डिजाइन कर रहे थे। तो इसके 2 स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ हुपर। अब हुपर क्या होता है, अगर मैं आपको फिर से एक डायग्राम में बता के बताऊं, मैं काफी बार आपको ये बता चुका हूँ, लेकिन बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हुपर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायग्राम जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आपको क्वेश्चन सही से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मैं आपके सामने एक हुपर जल्दी से बना देता हूँ, है ना, और फिर इसके बाद हम लोग आगे की बात इसके अंदर करने वाले हैं। तो
ये ऊपर मेरा ऐसे कुछ होगा, और ये क्या मैंने बना दिया है। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये है, ये वाले पोर्शन, ये है मेरा क्या, ऊपर। ठीक है, इसको मेरे को डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसको डिजाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ, वो बातें हम लोग देख लेते हैं, देन इसको डिजाइन करना सीखें। दोस्तों सबसे पहले आपको वर्टिकल लोड कैलकुलेट करना है। तो वर्टिकल लोड किस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका एरिया है इनटू उसको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को क्या बोला, मेरे को यहाँ पर वर्टिकल लोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये मैंने देखा था कि टॉप से 12 मीटर नीचे मेरे को क्या करना है, वर्टिकल लोड कैलकुलेट करना है। तो प्रेशर जो रहेगा मेरा, प्रेशर वर्टिकल प्रेशर जो कि 12 मीटर पर रहेगा, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वर्टिकल लोड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 65.16 और ये एरिया से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे इतना प्रेशर मिला है। अब आप बोलेंगे 65.16 कहाँ से आया, तो दोस्तों जब प्रीवियस कैलकुलेशन हमने करी है तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये पी वर्टिकल 12 मीटर पर जो आ रहा है 65.16 से यहाँ से मैंने वहां पर पुट किया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपको ये इतनी वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, प्रेशर की, या फिर बोलूं मैं वर्टिकल लोड की। क्लियर हुई ये बात। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो ये हमारा ऊपर पोर्शन है, कौन सा, मैं अगर आपको यहाँ से हैच करके बता दूं, तो ये जो ऊपर पोर्शन है, इस ऊपर पोर्शन के अंदर जो मटेरियल स्टोर होगा उसका वेट मुझे अब कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन का वॉल्यूम आप जानते हैं मेरे ख्याल से, वो क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है या पाई आर स्क्वायर एल होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे क्या होता है, कौन का वॉल्यूम होता है। तो सीधे सीधे मैं बात करूंगा, यहाँ पर जो है इस ऊपर पोर्शन के अंदर कितना मटेरियल स्टोर हुआ है उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं वेट बराबर डेंसिटी इंटू मेरे को वॉल्यूम करना है। क्या करना है, डेंसिटी इंटू मेरे को वॉल्यूम करना है। तो डेंसिटी क्या है मेरी, डेंसिटी की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये मटेरियल सीमेंट हमने स्टोर करी थी जिसकी डेंसिटी हमने 15.5 अज्यूम करी थी। साथ में जो ये हमारा कॉनिकल सेक्शन है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 1/3, है ना, और पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन मुझे डी के फॉर्म में यहाँ पर पुट करना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाई, है ना, डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। हाइट क्या मेरे को दी गई है, हाइट मेरे को 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 3 मीटर की हाइट ये। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे आप वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे आपको वेट मिल जाएगा किसका, मटेरियल का, जो कि ऊपर पोर्शन के अंदर है, वो आ जाएगा कितना मेरा, 194.77 किलो न्यूटन। क्लियर हुई ये चीज। आगे अब हम बात करें, ये बिल्कुल बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, किस टाइप से हमने वेट कैलकुलेट किया ऊपर पोर्शन में, आपको पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी कॉनिकल सेक्शन का, वो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। इसी को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डेट इज 1/3 को अगर मैं बाहर ले देता हूँ, इसको बोल देता हूँ पाई, यहाँ आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर बाय 4 कर दूंगा मैं, इंटू एच कर देंगे, तो यहाँ से ये चीज हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि सेल्फ वेट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल है उसका सेल्फ वेट भी, मतलब ये क्या है, ऊपर बोल देते हूँ मैं, ऊपर का जो सेल्फ वेट है वो मैंने अज्यूम किया है, वो कितना है, 40 किलो न्यूटन। किसी किसी बुक में या इसको 50 किलो न्यूटन भी बोला जाता है, तो वो इशू नहीं, आप देख लेना। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हुई, किस टाइप से हमने इसको प्रोसीड किया है वो मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर हम आगे की बात करें, तो जो यहाँ पर टोटल वर्टिकल लोड आया है, मतलब कि टोटल वर्टिकल लोड जो आ रहा है, वर्टिकल लोड जो है किस किस की वजह से, एक तो है मेरा मटेरियल की वजह से, दूसरा इसका जो सेल्फ वेट रहेगा उसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल वर्टिकल लोड सबको जोड़ देना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्टिकल लोड कैलकुलेट करना बताया, तो वर्टिकल लोड आपने कैलकुलेट किया कहाँ पर, 12 मीटर टॉप से, उसके वहां पर आपको इतना निकल कर आया। साथ में फिर हमने बात की है जो ऊपर पोर्शन है, डेट इज ये वाला पोर्शन, इसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर्ड है उसका वेट मैंने निकाल दिया। फिर हमने बात करी कि जो ऊपर है, ऊपर का जो सेल्फ वेट है उसका हमने 40 किलो न्यूटन एज्यूम किया, तो उसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे, तो टोटल वर्टिकल लोड मेरा कितना जाएगा, 1053.59 किलो न्यूटन। क्लियर है ये चीज यहाँ तक। अब फ्रेंड्स ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है,
अब एक और चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखें। ठीक, तो मैं आपको वो चीज बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। देखिएगा, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ से, अगर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताऊं, देखिएगा ये जो है ना, और सिमिलर वे में मैं एक और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लियर है। अब ये एंगल मैंने इसको अगर थीटा बोल देता हूं मैं, ये थीटा हो गया मेरा, समझ जाएगा। ये मेरे को 3 दिया है और ये मेरा 1.7 है। ठीक है, 1.7 है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ दोस्तों, क्या 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1.7 का स्क्वायर बराबर मेरा एल आ जाएगा, या फिर इसको मैं एच बोल देता हूँ। तो यहाँ से आप एल या एच की वैल्यू जो है वो निकालेंगे, तो सीधे सीधे एल और एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 3.448 मीटर। क्लियर हुई बात। मतलब कि ये जो लेंथ है किसकी, ये स्लोपिंग हाइट, ये स्लोपिंग लेंथ जो है ये मैंने निकाल दी, ये कितनी आ गई मेरी, ये आ गई 3.448 मीटर। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई। किस टाइप से हमने निकाला ये मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दूं। अब आगे की हम लोग बात करेंगे, तो आगे की हम लोग क्या बात करेंगे दोस्तों, ये हमने स्लोपिंग साइड निकाल दी, स्लोपिंग साइड निकाल दी उसकी। अब जो टोटल वर्टिकल लोड है, मानो कि जो आपका साइलोस है या जो सिलोस है वो इस टाइप का होगा। ये सिलोस अगर हमारा इस टाइप का है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से ऊपर से कुछ प्रेशर लग रहा होगा इस पे हर एक पॉइंट पर। ठीक है, या फिर बोले टोटल वर्टिकल लोड इसके ऊपर कुछ आ रहा होगा, मानो, है ना। तो यहाँ से यही बोला है कि टोटल वर्टिकल लोड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द सिलोस। तो ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताया कि टोटल वर्टिकल लोड मेरा कितना था, 1053.59 आया। इसको अगर मैं इस पूरे सेक्शन का अगर डायमीटर मेरा डी है, तो इसकी सरकमफेरेंस से डिवाइड कर दूं, डेट इज पाई डी से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से मुझे न्यूटन पर एमएम के अंदर क्या मिल जाएगा, वर्टिकल लोड पर एमएम मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टोटल वर्टिकल लोड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द साइलोस, दैट इज यहाँ पर ये इतना लोड आया था जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टोटल लोड मैंने कैलकुलेट करके बताया। इस लोड को आप सरकमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको 83.94 किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन पर एमएम देखने को मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि किलो न्यूटन मीटर बोलो या फिर आप न्यूटन पर एमएम बोलो, दोनों की दोनों सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे की यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किलो का मतलब 10⁻³ न्यूटन, और मीटर मतलब क्या हो जाएगा 1000 mm, है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे सीधे न्यूटन एमएम आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये चीज बता दिया मैं आपको। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो है हमारा, इसकी पेरीफेरी पे इतना वर्टिकल लोड देखने को मिल रहा है 83.94 किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर एम। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो ऊपर पोर्शन है मेरा, क्या बोला मैं, ऊपर पोर्शन जो मेरा है वो किस टाइप का है, ऊपर पोर्शन मेरा कुछ इस टाइप का है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको फिर से बनाता हूँ जल्दी जल्दी से, तो ऊपर पोर्शन मेरा कुछ इस टाइप का है, मतलब इंक्लाइंड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, इस टाइप से इंक्लिनेशन पे है, इंक्लाइंड है। तो इसकी जो पेरिफेरी होगी, मानो कुछ इस टाइप का ये इसकी पेरिफेरी होगी, तो इस पेरिफेरी के ऊपर जो भी लोड आ रहा होगा, यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, मानो ये टी एक्ट किया होगा, तो टी एक्ट किया होगा तो इसका टी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है, यहाँ से अगर आप देखेंगे जो टी है 60 डिग्री पर एक्ट कर रहा है। ये हमने अज्यूम किया है, आईएस कोड हमको बताता है कि जो एंगल है आपको कुछ अज्यूम करके चलना पड़ता है। ये अगर मैंने 30 बोला है तो ये 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टी है, टी के मैं कंपोनेंट्स ले देता हूँ। एक कंपोनेंट्स मेरा आएगा दोस्तों टी साइन थीटा, और एक आएगा मेरा टी कोस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो टी के जो कंपोनेंट्स है वो और जो वर्टिकल लोड आ रहा है हमारा ऊपर से, उनको बैलेंस कर देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम, इसका डायरेक्शन भी नीचे अज्यूम किया और टी का डायरेक्शन भी मैंने नीचे अज्यूम किया। तो ये क्या जाएगा, टी कोस थीटा प्लस 83.94 इज इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और टी की वैल्यू नेगेटिव आ रही मतलब इसका ये कि जिधर आपने अज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका टी आने वाला है। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी भाषा में आपने यहाँ से टी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अब मेरे को लॉन्गिट्यूडिनल टेंशन
कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों जो आपने टोटल वर्टिकल लोड कैलकुलेट किया है वो, और जो स्लेंट हाइट है, मतलब क्या बोला, टोटल वर्टिकल लोड इनटू जो स्लेंट हाइट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और डिवाइड बाय कर देंगे किससे, पाई डी एच से, पाई डी एच से। ठीक है, तो यहां से आपको लॉन्गिट्यूडनल टेंशन देखने को मिल जाएगा। पाई है, ये डी है, और ये आपका एच है। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया के अंदर, तो यहां से आपको इतने कुछ वैल्यू मिल जाएगी लॉन्गिट्यूडनल टेंशन। क्लियर है? अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्लेट से आप हुपर बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जिस प्लेट का हमने यूज किया हुआ हुपर को बनाने के लिए, उसका डायमीटर या उसकी थिकनेस जो है प्लेट की, वो मैंने 8 mm मानी है। तो यहाँ से आप सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लॉन्गिट्यूडनल टेंशन को थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला? लॉन्गिट्यूडनल टेंशन को थिकनेस से डिवाइड कर दोगे तो आपको सीधे सीधे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज देखेंगे आप कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है आपकी हुप स्ट्रेस से ज्यादा है। हुप स्ट्रेस दोस्तों हमने पहले कैलकुलेट किया था, जो कि आई थी 8.28। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है मेरी क्या है, 12.04 से ज्यादा है, मतलब कि ये क्या कह सकते हैं हम लोग, सेफ है। ठीक है, यहाँ तक की जो प्रॉब्लम थी मैंने क्लियर कर दी। अब दोस्तों ये हमारी स्टेप थर्ड कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से स्टेप थर्ड के अंदर आपको कोई भी समस्या नहीं रही हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, आगे की अब बात करते हैं दोस्तों हम, एक और स्टेप जो है हमारे पास है वो डिजाइन ऑफ रिंग बीम। अब रिंग बीम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे बहुत सारे लोग। तो दोस्तों जैसे कि ये देख सकते हैं आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये हमारा क्या है, सिलोस है। ये सिलोस दोस्तों इन बीम के ऊपर क्या सपोर्टेड है। ये जो है मैंने अभी बनाया, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ आपको, कि जो ये आई सेक्शन का बीम मैंने आपको बना के दिया है, ये ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, यही मेरा है रिंग बीम। क्लियर है? मतलब कि इन रिंग बीम के ऊपर ही हमारा कौन है, इन रिंग बीम के ऊपर ही हमारा जो सिलोस है वो रखा। ठीक है, और इसके अंदर मटेरियल स्टोर किया है। यहाँ पर ये इतना गैप इसलिए दोस्तों कॉलम पे इसलिए रखते हैं ताकि कोई भी ट्रक वगैरह जाए और यहाँ से आप इसको खोल दे, मटेरियल डायरेक्ट ट्रक के अंदर चला। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करते हैं, क्या बोला कि जो रिंग बीम है इज प्रोवाइडेड द वेस्ट ऑन द सब 8 सपोर्ट, मतलब कि 8 कॉलम्स इस टाइप के आपने अलग अलग जगह पर खड़े कर रखे सर्कुलर शेप के अंदर। ये क्योंकि आपका जो साइलोस है वो कुछ इस टाइप का है, तो आपने अलग अलग जगह ये 8 कॉलम्स यहाँ पर बना रखे होंगे और रिंग बीम बना रखा होगा, एंड देन इसके ऊपर आपका सिलोस सेट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ मटेरियल स्टोर्ड, कि अभी तक इसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर्ड हुआ है उसका वेट निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये वेट निकाला मैं इस वाले पोर्शन के अंदर जो मटेरियल स्टोर्ड होगा, और 194.7 इस ऊपर के अंदर जो मटेरियल स्टोर्ड होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आंसर मुझे मिलेगा, 2532.11। इतना मटेरियल हमने स्टोर किया है। ठीक है, साथ में दोस्तों जो साइलोस है, ये जो सिलोस है या फिर साइलोस है, इसका सेल्फ वेट हमने इतना अज्यूम किया था और कैलकुलेट भी किया था किस टाइप से इसको निकालते हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस स्टेप देखनी पड़ेगी। फिर हमने सेल्फ वेट ऑफ लाइनिंग की बात कर ली थी, देन हमने सेल्फ वेट ऑफ कवर। दोस्तों क्या होगा ना, ये जो हमारा सिलोस है इसको आपको ढकना भी पड़ेगा ना ऊपर से। ठीक है, तो उसके लिए कवर भी आपको लगाना पड़ेगा, तो कवर का सेल्फ वेट हम लोगों ने मान लिया था 50 किलो न्यूटन। और जो सेल्फ वेट ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो हुपर है, हुपर वगैरह है, इनका भी सेल्फ वेट हमने अज्यूम किया 40 किलो न्यूटन। कहीं कहीं पे ये 50 किलो न्यूटन भी दिया जाता है, तो वो इशू नहीं। ठीक है, अब क्या करना है ना आपको, अब क्या करना है, ये जितने भी सारे वेट मैंने आपको अभी तक बताए इन सब वेट को जोड़ दो। इन सब वेट का अगर आप सम करेंगे, ठीक है, क्या बोला, इन सब वेट का सम करेंगे तो आपका जो सम आ रहा है वो आएगा 2923.7। देखो कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिए, मैं इसको 3000 किलो न्यूटन अज्यूम कर लेगा। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब आपको आईएस कोड बताता है, आईएस कोड ये बात भी बोलता है कि क्या, कि आपने जो सिलोस को सेट किया है या फिर जिसके ऊपर से साइलोस रखा है, वहां पर 8 कॉलम से 8 कॉलम के ऊपर आपने रिंग बीम बनाया है, देन उसके ऊपर साइलोस रखा है। ये आपको आईएस कोड 9178 पार्ट 2 में पेज नंबर 37 पर दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों जो भी मेरा टोटल वर्टिकल वेट आया, रिएक्शन मुझे निकालना है, तो रिएक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल वेट मेरा 3000 किलो न्यूटन था, डिवाइड बाय 8 किया तो मेरा इतना मिल गया। शेयर इतना आ जाएगा। दोस्तों ये सारे डाटास आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे आईएस कोड के अंदर से, कि रिएक्शन किस टाइप से, शेयर किस टाइप से आप निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन, कंप्रेशन, इन सब की वैल्यू आपको आईएस कोड में पेज नंबर 37 पर दी गई है। आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिएगा उसको, ठीक है। और अगर आपके पास कोड नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। सीधे सीधे यहाँ पर ये जो 3000 है, ये हम लोगों ने अज्यूम किया है, इस वेट को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रिएक्शन मिल जाएगा, 16 से डिवाइड करेंगे तो शेयर मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको 0.0828 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन आपको कहाँ पर दिए गए, आईएस कोड के अंदर, ठीक है। वहां से बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जन और कंप्रेशन आप लोग निकाल लें, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे वो बात है जो आप एक बार फॉर्मूला देखिएगा आईएस कोड के हिसाब से, और आप वैल्यू पुट करके बस आगे बढ़ जाइए, ठीक। अब अब मेन बात क्या है, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर के अंदर बताया था कि हमने जो आई बीम बनाया है, या फिर जो हमने रिंग बीम जो बनाया है, वो आई शेप का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। आई शेप का बना रहे हैं मतलब कि इसको अगर मैं एनलार्ज करता हूँ आपके सामने, तो ये किस टाइप का मेरे को दिखाई देगा, ये इस टाइप का मेरे को दिखाई देगा। ये आई शेप मैंने बनाया, जिसके ये मेरे को 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मेरा 1 मीटर है, और जो थिकनेस है इनके फ्लेंजेस की थिकनेस जो है 25 mm है, और जो ये वेब है, वेब की थिकनेस मेरी 12 mm है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, मैं यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ कि ये जो हमने क्या, ये जो यहाँ पर जो चीज़ है, क्या बोला, ये जो है आई सेक्शन जो है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए सबसे पहले। और फिर सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू, यहाँ पर आई क्या है, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जेड क्या है, मेरा सेक्शन मॉडुलस है ना, और आई फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आर जो है मेरा आर मिनिमम, डेट इज रेडियस ऑफ गायरेशन है। किस टाइप से निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आई मिनिमम अगर मैं आपको बताऊं तो आई मिनिमम क्या होता है दोस्तों, ये मेरा होता है जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहेगा। मानो आपके पास कुछ ऐसी चीज थी, दो एक्सिस होती है, ये एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मानो एग्जांपल के तौर पर मेरा आई अबाउट एक्स एक्स मिनिमम आया, तो उसको हम लोग कंसिडर करें, ठीक है। जेड क्या हो गया मेरा, जेड होता है दोस्तों आई अपॉन में वाई मिनिमम। अब आई अपॉन वाई मिनिमम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, समझिएगा एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की इस एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से, तो आउटर मोस्ट फ्लेंज की जो दूरी है वो मेरी होती है वाई मिनिमम, ठीक है ना। आई क्या है मेरा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, तो जेड क्या हो जाएगा मेरा, सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द आउटर मोस्ट फाइबर इज नोन एज व्हाट, वाई मिनिमम, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन में पहले लिख दिया हूँ, लेकिन इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये सारी कैलकुलेशन में यहाँ पर भी निकाल के लाया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, तो आपको इसको दो पार्ट में तोड़ देना है। मतलब आप ये जो फ्लेंज है इसका और इस फ्लेंज का एक साथ निकाल दो, और ये वेब है इसका अलग निकाल दो। तो मैं पहले फ्लेंज का निकाल रहा हूँ, 1 और 2 के लिए बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कर दिया क्योंकि मेरे दोनों एक जैसे हैं। और आप जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12 होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है ना, ये भी एक रेक्टेंगल है यहाँ तक, और ये यहाँ तक एक रेक्टेंगल। तो इन तीनों का मैं अलग अलग निकाल के जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये दो फ्लेंजेस मेरे सेम थे, कौन कौन से, ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्वाइस कर दिया है, और फॉर्मूला लगा दिया सीधा 1/12 बी डी क्यू बाई 12 है ना। फिर इसको दोस्तों क्या होगा, मेरे को इस एक्सिस के अबाउट निकाल कर लाना है, एक्स एक एक्सिस के अबाउट लाना है, लेकिन ये इसकी एक्सिस से निकाले हैं अभी हम लोग, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको शिफ्ट करना है तो किस टाइप से आएगा, वो आपको बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए इंटू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस होता है आपका, ठीक है।
डिस्टेंस हो जाएगा उस दोनों एक्सिस के बीच का। तो यहाँ से ये फॉर्मूला सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है कि ट्वाइस हो जाएगा फ्लेंजेस की वजह से, क्योंकि दो फ्लेंज है, और PD³/12 प्लस BD×H², ये आ गया फ्लेंज का। और वेब के लिए सीधे सीधे आपको 1/12 B1D1³ प्लस B1DH²। अब ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो B की वैल्यू कितनी है आपकी, पहले केस के लिए B की वैल्यू तो मेरी 0.3 मीटर है ना। और D की बात करेंगे अगर, तो हम D की वैल्यू दोस्तों 25 mm है। डेट इज इसको मैं कैसे कर दूं, 300 mm कर दूं और ये मेरा 25 mm रहने दो। तो पहला केस तो आप फ्लेंज के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे आप सीधे सीधे, और B की वैल्यू आपने जैसे यहाँ पर पुट करी, B और D³ की वैल्यू पुट करी तो आपका आ जाएगा। और यहाँ पर भी BD³ की वैल्यू आप BD की वैल्यू पुट करके, और H जो है, H क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। H क्या होगा दोस्तों, H होएगा मेरा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना था, ये 1 मीटर था, ये 25 है, 25 तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा 500 mm आएगा। 500 mm में मैं अगर 225 प्लस कर देता हूँ, दैट इज क्या बोला मैं, ये मेरा 500 mm यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई थी, है ना। अब इसके लिए मेरे को ये जो थिकनेस दी है फ्लेंज की, इसके अंदर ये प्लस करूंगा, दैट इज 25, तो ये मेरा क्या जाएगा 525 आ जाएगा। लेकिन मेरे को इस फ्लेंज के सेंटर तक कैलकुलेट करना है, तो माइनस क्या कर दूंगा मैं, 25/2 कर दूंगा। तो मुझे सीधी सिंपल सी भाषा में क्या मिल जाएगा दोस्तों, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं यहाँ पर आपको एक फिगर से बना के बताता हूँ। मुझे ये मिलेगा कि ये इस सॉरी 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 मुझे ये मिलेगा कि ये जो है, ये लाइन जो ड्रॉ किया हूं मैं, इस लाइन के बीच में मुझे डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। इस लाइन के बीच में मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा किसका, 525 माइनस 25/2, और इसी को मैंने h बोला है। ठीक है, इसको यहाँ पर आप सीधे सीधे पुट कर देंगे तो आपका आंसर फ्लेंजेस के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ गया। सिमिलर वे में आप इसके लिए कर देंगे, वेब के लिए 1/2, यहाँ पर B1 और D1 की वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे, तो B1 D1 की वैल्यू में आपको निकालना अगर बताऊं तो किस टाइप से आप निकालेंगे इसको, तो B1 जो है आपका 12 दे देंगे और D1 जो है 1000 है। ठीक है, 12 mm और 1000 mm। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दूरी जो है आपकी दोस्तों क्या है, 1 मीटर है, मतलब कि 1000 mm है, और जो थिकनेस है इसकी ये 12 mm। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देना है। और दूसरा, यहाँ पर जब ये आप इसको शिफ्ट करेंगे तो h की जो वैल्यू है 0 आपको रखना है। क्यों 0 इसलिए रखना है क्योंकि दोस्तों ये एक्सिस इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। यहाँ पर हमने h का मल्टीप्लाई h² से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि ये एक्सिस की इस एक्सिस से दूरी थी कुछ, लेकिन यहाँ पर इसके जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वहीं से हमने x एक्सिस को पास कर दिया, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाए। ठीक है, सिमिलर वे में दोस्तों आप I/Y के अबाउट भी निकाल सकते हैं। वहां से कुछ इतना निकल कर आएगा, यहाँ से कुछ इतना निकल कर आ रहा। आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी होगी कि I अबाउट एक्सिस एक्सिस ज्यादा है मेरा I अबाउट YY एक्सिस से। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आगे हमको काम आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, तो आर मिनिमम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा होता है दोस्तों आई मिनिमम अपॉन ए टी, दैट इज टोटल एरिया किसका, हमारे रिंग बीम का। तो यहाँ से आप टोटल एरिया कैलकुलेट कर लिए होंगे। किस टाइप से एरिया कैलकुलेट किए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एरिया एक तो ये होगा, ये रेक्टेंगल का एरिया जो निकाल दो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो और इसका निकाल दो और आपस में जोड़ दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये यहाँ पर भी मैं लिखा हूँ, और यहाँ पर एक बार फिर से आपको निकाल के बता दिया हूँ कि 300 इंटू 25 इंटू 2, क्योंकि 2 है मेरे पास, और 12 इंटू 1000 करेंगे तो यहाँ टोटल एरिया इतना जाए। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता दिया कि अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन 80। आई मिनिमम कौन सा है भाई साहब, आई मिनिमम मेरा y के अबाउट है, डेट इज 11250 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन आप करना है क्या 27000। तो यहाँ से आपको आर मिनिमम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुई ये चीज। अब ये सारी वैल्यूज दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख के लाया हूँ ऑलरेडी कि आर अबाउट एक्स एक्स इतना है, आर अबाउट वाई वाई इतना है, आर वाई वाई मिनिमम है हमारा इतना, जेड आई और जेड एक्सेस और ये सब
सेक्शन मॉडुलस, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है और किस टाइप से निकाले वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। आगे अब बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साथ में आपको ये चीज भी देखना है कि जो लेंथ रहेगी बिटवीन टू एडजेसेंट कॉलम, जैसे कि अगर मैं आपको टॉप व्यू बताता हूँ, ये मेरा है, तो इसके बीच में क्या बोला, इसके बीच में अगर आपको ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे तो मेरे अलग अलग कॉलम से एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है, इतने कॉलम से। तो इन कॉलम्स के बीच में कितनी कितनी दूरी रहनी चाहिए, ये दूरी मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेरे पास पूरा का पूरा, क्या पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है पाई डी। इसका सरकमफेरेंस क्या है, सरकमफेरेंस है पाई डी और नंबर ऑफ कॉलम्स है 8। तो यहाँ से सीधे सीधे आप पाई डी बाई 8 करोगे तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब कि एक कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 1570.80 mm, इतना डिस्टेंस आपके कॉलम्स के बीच में रहने वाला। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं रहनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे दोस्तों स्लेंडरनेस रेशियो की। तो स्लेंडरनेस रेशियो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि स्लेंडरनेस रेशियो हमारा होता है लेमडा से इसको डिनोट करते हैं, जो कि होता है एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम। एल इफेक्टिव दोस्तों कॉलम की कंडीशन के हिसाब से होता है कि फिक्स्ड है तो क्या होगा और हिंज है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या बोल रहा हूँ मैं, फिक्स माना है तो 0.8 टाइम्स 1570, क्योंकि दो कॉलम्स के बीच की लेंथ हमने इतनी निकाली, उसको यहाँ पर आप रख देंगे और सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको आर मिनिमम, जेट इज 64.5 है, क्योंकि हमने देखा था आर मिनिमम किसके अबाउट आया था, आर मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमको वाई के अबाउट मिल रही थी, जो कि 64.5 थी। यहाँ पर सीधे से आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ से आपको स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आई मेरी 19.48। क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है आपको, और कुछ बातें, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बचा नहीं है, थोड़ी देर में आपकी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी और आपको 14 नंबर पूरे मिल सकते हैं आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर स्टील की बात करेंगे तो एफ ऑफ पाई है, ग्रेड मैंने मानो एफ ऑफ पाई की वैल्यू 250 ले लिया, तो यहाँ पर सिग्मा एसी अलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है आपको कुछ इतनी आ रही होगी, डेट इज 148.106, है ना। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, सिमिलर वे में इसको आप किस तरह से देख सकते हैं, 0.66 एफ ऑफ वाई से आप देख सकते हैं कि इससे जो है ये यहाँ से अलोवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगी। ऐसे अलोवेबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको सिग्मा बीसी से हमने डिनोट किया है, जो कि 165.65 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ठीक है, अब ये तो दोस्तों आपको कोड में दी गई है, अब एक्चुअल कितनी रहेगी, तो एक्चुअल के लिए आपको क्या करना है, जो भी लोड निकाले हम लोग वो उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर देना, मतलब कि सीधे सीधे लोड कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यहाँ पर आप लोड कैलकुलेट जो किए उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो सीधे सीधे आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही एक्चुअल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोस्तों आप बेंडिंग इक्वेशन तो जानते ही है, क्या होती है, m बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा b बाय वाई बराबर e बाय आर, ये आपकी बेंडिंग इक्वेशन होती है। तो यहाँ से आपको सिग्मा बेंडिंग की वैल्यू निकाल देनी है, वो कितनी आ जाएगी, मेरी आती है m अपॉन आई बाय वाई। ठीक है, सिग्मा बेंडिंग यहाँ से निकाल देंगे आप, और आई बाय वाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एम बाय जेड भी बोल सकते हैं, इसको जेड बोलते हैं आई बाय वाई, मैं आपको बता चुका हूँ सेक्शन मॉडुलस होता है। तो सिंपल सा, इसके अंदर आप सारी वैल्यूज पुट कर देना, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर देखने को मिल जाए। क्लियर है। तो आपका जो यहाँ से सिग्मा बीसी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आ गई, 55.27 न्यूटन एमएम स्क्वायर आ गई। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करें अगर, तो आप बोलेंगे ये वैल्यूज हमने कहाँ से पुट करी है, तो दोस्तों ये वैल्यूज हमने पहले कहीं ना कहीं कैलकुलेट करी है, एम की जो वैल्यू से हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करी ये वैल्यू सारी की सारी एम बाई जेड की वैल्यू, और तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा बीसी कैलकुलेटेड। अब दोस्तों यहाँ तक की बातें तो होती खत्म, लेकिन अब मेन मुद्दा आता है, क्या हमने अभी तक जो डिजाइन करी है वो सेफ है या नहीं है। तो उसके लिए हमको डिजाइन करना होता है, डिजाइन नहीं चेक करना होता है कि जो डिजाइन हमने करी है वो सेफ है या नहीं। तो दोस्तों ये जो चेक है ये आईएस कोड के अंदर दिया गया हमको, क्या बोले, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर ये चेक दिया गया है कि किस टाइप से आपको चेक को परफॉर्म करना है। तो जो कैलकुलेट किया आपने वो, और जो आपका
कोड के अंदर गिवन है वो। ठीक है, सीधी सिंपल सी भाषा में क्या बोला कि सिग्मा ए सी कैलकुलेटेड अपॉन सिग्मा ए सी, सिग्मा बी सी कैलकुलेटेड अपॉन सिग्मा बी सी। जैसे कि ये हमने निकाला है, ये हमने निकाला है ये दोनों, और ये हमको कोड के अंदर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर जो कोड में दिया है वह पुट करो, यहाँ पर जो निकाला है वो, यहाँ पर जो कोड में दिया है उसको सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू आपकी 1 से कम आनी है, 0.78 आया है जो कि 1 से कम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या है, मैं सेफ हूँ भाई साहब। साथ में आपको ये चीज पता होगी कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट होता है, उस कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट पर क्या होता है, मेरा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। क्लियर सी है चीज कि यहाँ पर लिख भी दिया हूं मैं, ऑल्सो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। टोर्जन दोस्तों आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, टोर्जन कितना आया था मेरा, 4.28 किलो न्यूटन मीटर आया था, जो कि मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस से काफी कम है, जो कि मेरी 1.11 है, उससे काफी कम है। ठीक है, तो यहां तक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि टोर्जन क्या है आपका, बहुत छोटा है। हेंस बोल सकते हैं जो सेक्शन हम लोगों ने डिजाइन किया था रिंग बीम के लिए, ठीक है, वो क्या है, सेफ। तो फ्रेंड्स ये इतना बड़ा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या बात करी, हमने बात करी किस टाइप से हम लोग एक सर्कुलर साइलोस को या सर्कुलर सिलोस को डिजाइन करते हैं। आई होप मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और इन नोट्स को आप हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। सब चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कमेंट करके बताइए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और ऐसे ही बाकी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।